अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। मैं सोशल मीडिया पे लोगों को क्रिप्टो मार्केट के हवाले से एजुकेट करता हूं। आप ये जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको क्रिप्टो मार्केट की बेसिक से मुतल्लक आगाह करूंगा और साथ में बड़े कॉन्फिडेंस से ये कहना चाहता हूं, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में बेशक बड़ी देर से इंगेज हैं या आपने फर्स्ट टाइम क्रिप्टो का वर्ड अपनी लाइफ में सुना है, आप मेरी ये वीडियो वॉच करेंगे तो जो ऑलरेडी एंगेज हैं उनके लिए बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो उनके लिए बिल्कुल नई और सरप्राइजिंग होगी, और जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनके लिए इतनी आसान और सादा अल्फाज में मैं बयान करने की कोशिश करूंगा कि उनको इस सारी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। और अगर आप अपने बड़ों को, किसी बुजुर्गों को मेरी ये वीडियो वॉच करवाएं, उनको समझाने के लिए ये क्रिप्टो क्या बला है, क्यों आप ये सारी स्टोरी सुनते हैं, वो फलान है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है कई गुना पंप की, उस सारी इस वीडियो में मैं बेसिक, ये पूरा कोर्स है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स है, लेकिन इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम जितनी आपको बेसिक समझाऊं वो इस वीडियो में मैं सारी कवर करूं, ताकि आपकी बेस क्लियर हो, उसके बाद आप अगले कोर्स के अगली वीडियोस की तरफ जाएं। तो आज इस वीडियो में एक कॉमन परसेप्शन, लोग बोलते हैं क्रिप्टो करेंसीज। समटाइम आप मुझे भी, मेरी जो, अगर आप मेरे चैनल पे काफी देर से हैं तो आपने मुझे क्रिप्टो करेंसी का वर्ड यूज करते हुए, ये इनकरेक्ट है। देयर इज नो सच थिंग एज क्रिप्टो करेंसी। ये जितना हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हमारा जराए ब्लॉग है, ये जो कम्युनिकेट करता है इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को, इस क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को, वो क्रिप्टो करेंसी बोलता है। मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूं कि क्यों इसको लोग क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं और ये क्यों क्रिप्टो करेंसी नहीं है। लेकिन क्या ये एग्जैक्टली ये क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूं। ये एक्चुअली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। जो क्रिप्टोग्राफी, ये एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। इसको ब्लॉकचेन कहना दुरुस्त है, इसको क्रिप्टो करेंसी कहना इनकरेक्ट है। ये गलतुलाम है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उर्दू लिटरेचर में एक वर्ड है, हम फोतगी कहते हैं कि मैं किसी फोतगी में गया था या जा रहा हूं, हालांकि ये वर्ड ऐसा नहीं है, असल वर्ड होता है फोतीदगी। इसी तरह ये भी एक गलतुल आम है जो मेरे जैसे कम पढ़े लिखे जो जर्नलिस्ट हैं उनकी वजह से एकदम पॉपुलर होगा पूरी दुनिया में। इसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्यों, मैं आपको भी समझाता हूं। थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करें, आप एक सिनेमा में वीडियो वॉच करने जाते हैं, उस वीडियो को सिनेमा में कोई एक्टिविटी करने जाते हैं, उस सिनेमा हॉल के जो ऑनर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने आपको उसी वक्त परमिशन देनी है अगर आप उनकी टिकट बाय करेंगे तो वो टिकट बाय करना, उसको उसकी परमिशन मिलती है कि अगर आप टिकट आपके पास होगी तो आपके पास लाइसेंस है कि भाई यू कैन गो एंड वॉच मूवी, आपको ये और एंटरटेनमेंट, जिस एंटरटेनमेंट के लिए आप सिनेमा हॉल जा रहे हैं। तो इसी तरह ब्लॉकचेन एक ऐसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है जहां पे आप इंफॉर्मेशन को ब्लॉक्स की सूरत में महफूज करते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी लोग इसको क्यों बोलते हैं, तो अब सॉरी, मैं ब्लॉकचेन जो है इसको क्रिप्टो करेंसी इस वजह से गलती से बोला गया क्योंकि अगर आपने ब्लॉकचेन में कोई एक्टिविटी करनी है, कोई इंफॉर्मेशन महफूज करनी है, ब्लॉकचेन यूं समझ लें कि इस वक्त जितनी भी एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज हैं, डाटा को स्टोर करने में, डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करने में, डाटा को वैल्यूएट करने में, वैलिडेट करने में, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है ये वाली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिजिटल इंफॉर्मेशन की स्टोरेज के लिए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, अगर आपने कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करनी है तो आपको भी पास चाहिए। जिस तरह सिनेमा में आपने मूवी वॉच करने जानी है तो सिनेमा का टोकनाइज वर्जन क्या है, वो उसकी टिकट है जो आपने बाय करनी है। तो इसी तरह जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई आपने डिजिटल इंफॉर्मेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ जब आपने एंगेज होना होता है तो हर ब्लॉकचेन का अपना एक नेटिव टोकन होता है। यूं समझिए जैसे सिनेमा का अपना पास होता है, इसी तरह हर ब्लॉकचेन का अपना एक पास होता है, क्योंकि आपने वहां कोई भी डिजिटल इंफॉर्मेशन महफूज करनी है, ट्रांजैक्ट करनी है, उसको वैल्यूएट करना है, कुछ भी आपने एंगेजमेंट करनी है ब्लॉकचेन के लिए, तो उसके लिए आपको उसका नेटिव टोकन चाहिए, ताकि आप वो पास है, वो जो नेटिव टोकन, जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन का नाम, सॉरी बिटकॉइन की तरफ बाद में आना था मैंने,
बिटकॉइन आपने लाजमी सुना, जहां आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना इसी तरह आपने बिटकॉइन का नाम भी सुना होगा। तो इस तरह बिटकॉइन की अपनी एक ब्लॉकचेन है। जो बंदा बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के साथ एंगेज होना चाहता है, बिटकॉइन को कॉमनली लोग मतलब पॉपुलरली बिटकॉइन को एक स्टोर ऑफ वैल्यू समझा जाता है। तो जो लोग बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर अपना सरमाया स्टोर करना चाहते हैं, डिजिटल एसेट स्टोर करना चाहते हैं, उनकी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए उनको बिटकॉइन चाहिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन फीस जो है वो बिटकॉइन की सूरत में पे करना पड़ती है उस ब्लॉकचेन को वो फीस पे करेंगे तो ब्लॉकचेन आपकी एक्टिविटी को वेलकम करेगी, अदरवाइज यू कांट एंगेज। तो इसको क्रिप्टो करेंसी बोलना इनकरेक्ट है। क्रिप्टो कोई करेंसी नहीं है, ये क्रिप्टो टेक्नोलॉजी, आप इसको डिजिटल एसेट बोल सकते हैं। अब अगला सवाल ये कि अगर ये डिजिटल एसेट है, अगर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो ये क्रिप्टो करेंसी कैसे बन गई, ये कैसे गलतुलाम बन गया? बड़ा आसान था, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जिसमें लोगों का कॉमन बिलीव हो कि यार ये वैल्यूएबल चीज है, उसको आप एज अ पैसा कंसीडर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी जेब में बेशक 10 रुपए है, 500 रुपए है, 1000 रुपए है या 5000 का नोट है, उस कागज के टुकड़े के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मोहर लगी हुई है। उस कागज के टुकड़े की, एक कागज का टुकड़ा बेशक सेम साइज का है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अगर ऊपर स्टैंप लगा दी तो हम सब पाकिस्तानियों का बिलीव हो गया कि भाई ये कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये 5000 का नोट है, ये 10 रुपए का नोट है। ये हमारा कॉमन बिलीव है जो उस कागज के टुकड़े को वैल्यू देता है। ये तो खैर सेंट्रलाइज एक बॉडी है ना जो जमानत देती है कि ये कागज का टुकड़ा इतनी वैल्यू का है। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, जो डिसेंट्रलाइज्ड वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, जैसे कि गोल्ड है। अब गोल्ड की वैल्यू जो है किसी सेंट्रल बॉडी ने डिसाइड नहीं की, वो सारी दुनिया में एक यूनिवर्सल करेंसी है। उसको बल्कि रॉबर्ट कियोसाकी जो है, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, पुअर डैड और रिच डैड के जो ऑथर्स हैं उनका, वो तो कहते हैं गोल्ड इज गॉड्स मनी। अल्लाह ताला ने ये जब इंसानों को दुनिया में भेजा तो अल्लाह ताला ने उनके लिए ये करेंसी भेजी। तो गोल्ड की वैल्यू सिर्फ हम सबका कॉमन बिलीव है कि ये एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, इसको भी लोग क्रिप्टो करेंसी इस वजह से, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शंस करने के लिए, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ब्लॉकचेन के साथ एंगेज होने के लिए आपको उसका पास चाहिए, उसके टोकन्स चाहिए, उसके कॉइन्स चाहिए। तो वो कॉइन्स और टोकन जो उसके यूजर्स हैं ब्लॉकचेन के, उनका कॉमन बिलीव है कि ये एक वैल्यूएबल चीज है। तो इस वजह से जैसे सोने को लोग करेंसी समझते हैं, इसी वजह से ये जो डिजिटल एसेट्स हैं, इसी तरह जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के टोकन्स और कॉइन्स हैं, उनको लोग क्रिप्टो करेंसी समझते हैं। अगर आप लोगों ने ये कॉइन्स और टोकन्स का वर्ड्स पहली बार सुना है तो इसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। क्रिप्टो मार्केट में आपको टोकन्स और कॉइन्स दो मुख्तलिफ चीजें हैं। कॉइन्स कहते हैं ब्लॉकचेन का जो अपना नेटिव टोकन होता है, उसको आप कॉइन बोलते हैं। जबकि अगर उस ब्लॉकचेन के ऊपर अगर नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएं, नए टोकन्स उस ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च किए जाएं, तो उनको आप टोकन्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पे मार्केट में इथेरियम एक ब्लॉकचेन है, जैसे बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन है, इसी तरह इथेरियम भी एक ब्लॉकचेन है। उस ब्लॉकचेन का एक अपना नेटिव टोकन है जिसको आप इथेरियम या ईथ बोलते हैं, ETH। अब ना सिर्फ उस ब्लॉकचेन का अपना कॉइन है ईथ, बल्कि आप इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर और भी टोकन लॉन्च कर सकते हैं। आप गेम्स लॉन्च कर सकते हैं, आप NFTs अपनी बना के वहां पे लॉन्च कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तो आप अगर इस तरह कोई अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं किसी की ब्लॉकचेन के ऊपर, तो जो आपका अपना प्रोजेक्ट का टोकन होगा, जो वो नेटिव करेंसी होगी, आपके अपने छोटी दुकान, मतलब फॉर एग्जांपल यूं समझ ले ब्लॉकचेन एक मार्केट है, उस मार्केट का लाइसेंस आपने उस हलके के कमिश्नर से या उस हलके के पटवारी से लाइसेंस लेना है मार्केट बनाने के लिए। उसके बाद आपकी मार्केट के अंदर जो दुकानदार अपनी अपनी दुकानें खोलेंगे, उनके जो अपने अपने बिजनेसेस होंगे, उन बिजनेसेस की इंगेजमेंट के लिए उन्होंने अपनी एक करेंसी बनाई होगी, तो वो करेंसी उनका टोकन होगा। जबकि उसकी जो मेन मार्केट का अपना टोकन होगा, वो टोकन उनका कॉइन होगा। यानी जब तक जो लोगों की इंगेजमेंट है उस दुकान की हद तक है,
यानी उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के हद तक है, तो उस वक्त तक उनकी दुकान का अपना टोकन जो है वो उनके यूजर यूज करेंगे। जैसे ही उनका डाटा उस दुकान से निकल के मार्केट यानी उस प्रोजेक्ट से निकल के ब्लॉकचेन में के साथ एंगेजमेंट करेगा, तो उस वक्त उस ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन यूज होगा, उस वक्त उसका टोकन जो है वो यूज नहीं होगा। अब इसी सिलसिले की एक और चीज यानी ब्लॉकचेन एक्चुअली है क्या, मुख्तसर तो मैं आपको बयान कर चुका था। ब्लॉकचेन एक्चुअली आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें समझने के लिए। ब्लॉक चेन यानी ये ब्लॉक्स हैं, और ब्लॉक्स भी इस सूरत में कि वो चेन्स बना के ब्लॉक्स हैं, यानी ब्लॉक्स जो कि चेन्स की सूरत में आपस में जुड़े हुए हैं। अब इन ब्लॉक्स के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन महफूज होती है जिस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ट्रांजैक्ट करने के लिए हम लोग उनके कॉइन्स और टोकन्स बाय करते हैं। दूसरे लफ्जों में आप सारी डिजिटल इंफॉर्मेशन को जब आप ब्लॉक्स बना के चेन की सूरत में महफूज करते हैं और क्रिप्टोग्राफी के जरिए उसको सिक्योर करते हैं। क्रिप्टोग्राफी एक कंप्यूटर की एडवांस, इस वक्त मौजूदा जब मैं वीडियो बना रहा हूं, एडवांस टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर की, अभी तक इसका तोड़ नहीं है। जो आप इंफॉर्मेशन हैशिंग यानी क्रिप्टोग्राफी के जरिए सिक्योर हैशिंग करके महफूज करते हैं, उसको आप कोई एडवांस इस वक्त का जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है उसके जरिए भी उसको क्रैक नहीं कर सकते। सिर्फ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस क्रिप्टोग्राफी से सिक्योर किए गए डाटे इंफॉर्मेशन को ब्रेक कर सकती है, जो कि अभी तक इंसान ने डेवलप नहीं की, उसको क्वांटम कंप्यूटिंग बोलते हैं। तो इस वक्त मौजूदा इंसान की जो लेटेस्ट सबसे मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। और जब आप उन क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटल इंफॉर्मेशन को ब्लॉक्स की सूरत में और उन ब्लॉक्स को अब चेन्स की सूरत में, इस तरह के जो हर नया ऐड होने वाला ब्लॉक सबसे लास्ट वाले ब्लॉक के साथ अटैच होता है, तो उसको आप ब्लॉक चेन कह सकते हैं। इसको डिजिटल लेजर भी बोलते हैं। लेजर यानी खाता, डिजिटल खाता। मैं इसकी मिसाल के तौर पर ये जो मैं कह रहा हूं ना, जो आखिरी ब्लॉक है वो, जो नया ब्लॉक है वो आखिरी ब्लॉक पे ऐड होगा। मिसाल के तौर पे एक ब्लॉकचेन है जिसकी ABCD ब्लॉक्स ऑलरेडी जो हैं बन चुके हैं और उसकी चेन बन चुकी है ABCD की। अब जब E वाला ब्लॉक आएगा तो ऐसा नहीं है वो A के साथ लिंक होगा, नहीं, वो जो लास्ट वाला D वाला ब्लॉक है उसके साथ। तो ये वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अब इसमें रेवोल्यूशन क्या है, क्यों लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्यों ये क्रिप्टो करेंसी बन गई है? क्योंकि ये सबसे एडवांस इस वक्त मौजूदा इंसानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का सबसे एडवांस वर्जन है। और दूसरा इसकी अट्रैक्शन डिसेंट्रलाइजेशन है। सिक्योरिटी एक मैटर है कि ये सिक्योर है, दूसरा ये डिसेंट्रलाइज है। इस टेक्नोलॉजी का कोई मालिक नहीं है। हर जो कंप्यूटर इंजीनियर है जिसको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आती है वो खुद अपनी ब्लॉकचेन बना के एक ऐसा सॉल्यूशन, रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स हैं, ट्रबल्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए अगर वो ऐसी चेन डेवलप करता है, ब्लॉकचेन डेवलप करता है, तो लोग उसके टोकन्स, उसके कॉइन्स बाय करना शुरू कर देंगे। क्योंकि लोगों को पता है कि यार इस वक्त कंप्यूटर की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी ये है। तो जो क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो करेंसी बनाना, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो खसूसियात है, यानी एक तो ये सबसे सिक्योर है, दूसरा ये डिसेंट्रलाइज है, और तीसरा इसके ऊपर आप पूरी एक दुनिया बिल्ड कर सकते हैं। जो हमारा फाइनेंशियल सेटअप है सारा, इवन हमारी बैंकिंग चैनल, मतलब जो हमारे सेंट्रल बैंक्स आवाम की, इंसान की खिदमत करने के लिए, यानी वो पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन, पैसे की क्रिएशन, मतलब पैसा बनाना, उसको सिक्योर करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारे काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए और डिसेंट्रलाइज मेथड के जरिए आप कर सकते हैं। तो इस वजह से इसकी ब्लॉकचेन की डिमांड है, उसकी मांग है। और जब ब्लॉकचेन की तरफ लोग रुझान करते हैं तो वो जाहिर बात है वो उसके कॉइन्स उस ब्लॉकचेन के खरीदते हैं, और जब कॉइन्स खरीदते हैं तो उनकी वैल्यू जो है डिमांड बढ़ने की वजह से वो बढ़ती है। इस वजह से लोग उसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको जो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की बेसिक्स का पता चल गया होगा। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं कि मार्केट में कितने किस्म की ब्लॉकचेन मौजूद है। वैसे तो आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक बिटकॉइन और दूसरा आल्ट कॉइन्स।
लेकिन इस वक्त अगर आप कॉइन मार्केट कैप एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी उसकी मार्केट के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो मार्केट में इस वक्त टोटल सरमाया कितना है, या किसी एक खास क्रिप्टो कॉइन या किसी एक खास क्रिप्टो टोकन के पीछे लोगों ने कितना सरमाया इन्वेस्ट किया हुआ है, उसकी टोकन्स की सप्लाई या कॉइन्स की टोटल सप्लाई कितनी है, तो ओवरऑल सारी इंफॉर्मेशन। तो वहां पे कॉइन मार्केट कैप में जो टोटल इस वक्त क्रिप्टो करेंसीज की तादाद है वो है 20,373। इस वक्त कॉइन मार्केट कैप के डाटा के मुताबिक 20,000 से ज्यादा मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज आपको नजर आएंगे, या ब्लॉकचेन डिजिटल एसेट्स नजर आएंगे। उसमें कॉइन्स भी हैं और उसमें टोकन्स भी हैं। आप इसको आसानी से समझने के लिए 3 जनरेशन में डिवाइड कर दें। जनरेशन 1 में कौन सी ब्लॉकचेन इस्तेमाल होती हैं? जनरेशन 1 का आगाज होता है बिटकॉइन के साथ। बिटकॉइन ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आगाज किया। जब बिटकॉइन ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई कि हम इस तरह डिजिटल इंफॉर्मेशन को ब्लॉक्स की सूरत में क्रिप्टोग्राफी के जरिए हम सिक्योर कर सकते हैं, और इसके लिए हमें किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं, बल्कि ये सारी इंफॉर्मेशन एक डिसेंट्रलाइज कंप्यूटर्स के नेटवर्क के जरिए हम सिक्योर कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ जो कॉइन आया वो बिटकॉइन था। इसको आप फर्स्ट जनरेशन बोल सकते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, हम इंसान इसी तरह तरक्की करता है, जब कोई नई नई चीज डेवलप होती है, कोई इन्वेंशन आती है, तो उस मार्केट के हवाले से उस फील्ड से रेलिवेंट लोग जो हैं उसको मजीद, उसमें जो खराबियां हैं, उसमें जो कमी बेशियां रह गई हैं, उसको एडवांस करने की कोशिश करते हैं। तो जब बिटकॉइन को एडवांस करने की कोशिश की गई, तो बिटकॉइन का अगला एडवांस वर्जन, जिसको आप सेकंड जनरेशन ब्लॉकचेन्स भी बोल सकते हैं, वो सबसे पहला आया इथेरियम। यानी बिटकॉइन के ऊपर अगर आपने कोई डिजिटल इंफॉर्मेशन महफूज करनी है, ट्रांजैक्ट करनी है, तो उसके लिए सिर्फ आप बीटीसी यूज कर सकते हैं। अगला सोच ये डेवलप हुई, यानी आपने सिर्फ बीटीसी की से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आप बीटीसी की ब्लॉकचेन पे कर सकते हैं। तो अगला थॉट ये था कंप्यूटर इंजीनियर्स का, भाई क्या हम ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या हम और भी टोकन लॉन्च कर सकते हैं? क्या हम ब्लॉकचेन्स के ऊपर क्या हम गेम्स लॉन्च कर सकते हैं, अपनी अपनी गेम लॉन्च कर सकते हैं? क्या हम ब्लॉकचेन्स के ऊपर अपने अपने एनएफटीज, नॉन फंजिबल टोकन्स, अगर आपने ये फर्स्ट टाइम सुना है तो इस हवाले से आप मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, यूट्यूब पे लिखें इल्मे आलम एनएफटी, लर्न करें ये एनएफटी क्या चीज है। इसी तरह जैसे आप बैंक से पैसे उधार लेने जाते हैं, इसी तरह गाड़ी उधार लेते हैं, ये जो बारोइंग और लैंडिंग का सारा सिस्टम है, तो सोच ये थी कि क्या हम ब्लॉकचेन्स के ऊपर भी हम इस तरह के DeFi प्रोजेक्ट्स, यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, क्या हम ब्लॉकचेन के ऊपर भी फाइनेंस स्ट्रक्चर कर सकते हैं? कोई ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं जिसमें हम लोगों को उधार दें और उनसे फिर वापस भी लें? तो ये जब सारा थॉट आया, इस थॉट को मटेरियलाइज करने के लिए इथेरियम मार्केट में लाया गया, और उसको आप सेकंड जनरेशन ब्लॉकचेन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ना सिर्फ उसमें इथेरियम से रेलिवेंट सारी डिजिटल इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं, बल्कि इथेरियम ने एक ब्लॉकचेन के साथ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई कि आप बिटकॉइन के आप इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर आप दूसरे अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करके अपनी इकोनॉमीज, अपने जो भी आपका बिजनेस मॉडल है, उस बिजनेस मॉडल को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आप उसके ऊपर सेव कर सकते हैं। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है, ये भी आप में से शायद पहली बार कुछ लोगों ने सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैंक से लोन लेने जाता हूं, बैंक को मैं कहता हूं यार मुझे 30 लाख रुपए चाहिए, मैंने गाड़ी लेनी है। बैंक मुझे कहता है जी कि ठीक है मैं आपको गाड़ी देता हूं, गिरवी में कोलैटरल कोई चीज रखें। मैं कोलैटरल जो है वो कागज रख देता हूं, और पता चलता है कि वो कागज में 2 नंबर बांध दे। कल को मैं अगर बैंक को लोन वापस नहीं करता हूं तो बैंक क्या करेगा? बैंक जाएगा अदालत, अदालत में मेरा केस चलेगा, या तो मैं बैंक को पे करूंगा, या जाहिर बात है अदालत जो है उस अदालत सेंट्रलाइज बॉडी है जो हमारे डिस्प्यूट का तस्फिया करवाएगी। जबकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इस तरह की जो ट्रबल्स हैं, जैसे मैंने आपको बारोइंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म का बोला, तो उसमें चूंकि कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा? मैंने अगर किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट से, किसी क्रिप्टो कंपनी से 1 लाख रुपया उधार लिया है,
तो साथ मैंने कोलैटरल रखा है कि मैं अगर 30 दिन के अंदर वापस नहीं करता हूं तो ये जो मैंने गिरवी रखी हुई अमाउंट है, ये अमाउंट मेरा जो उधार देने वाला है उसको क्रेडिट हो जाएगा, जो मेरा लेंडर है उसको चला जाएगा। तो इसमें अगर मैं पे नहीं करूंगा तो मेरा जो लेंडर है उसको किसी अदालत से रजू करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी ब्लॉकचेन इटसेल्फ इज अ लॉ, कोड इज अ लॉ। इसमें आपको किसी अदालत की जरूरत नहीं, किसी जज वकील कराने की जरूरत नहीं। कोड इज अ लॉ। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी खुद डिसाइड कर देगी कि भाई पर्सन ए ने पर्सन बी से उधार लिया है, अगर पर्सन ए ने 30 दिनों में पर्सन बी को उधार वापस ना किया तो ये पर्सन ए ने जो कोलैटरल रखा है, जो गिरवी रखी है, ये आपने 30 दिन बाद अगर उधार वापस ना किया तो पर्सन बी को सब ट्रांसफर कर देना, इसके लिए कोई अदालत जाने की। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की टेक्नोलॉजी सेकंड जनरेशन थी, ये सेकंड जनरेशन ब्लॉकचेन्स। फिर उसके बाद इथेरियम की जो प्रॉब्लम्स, इथेरियम की पॉपुलैरिटी, जब सेकंड जनरेशन ब्लॉकचेन पॉपुलर हुई तो उसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की पॉपुलैरिटी की वजह से उसकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो स्लो होने की वजह से जो है आगे फिर मूव होते गई टेक्नोलॉजी। फिर इसके इसी सेकंड जनरेशन जो ब्लॉकचेन है उसके कई कंपिटिटर्स आ गए, मतलब मार्केट में आपको इथेरियम के बहुत से कंपिटिटर्स नजर आएंगे, सोलाना, पोल्काडॉट, इस तरह की जो लेयर 1 ब्लॉकचेन्स भी उनको आप कह सकते हैं। तो ये सेकंड जनरेशन ब्लॉकचेन्स हैं जो मार्केट में आपको बहुत सी नजर आएंगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको स्टार्ट में बताना भूल गया कि जहां मैंने आपको बताया था कि ब्लॉकचेन की जो कॉइन्स हैं उनको क्रिप्टो करेंसी इस वजह से लोग बोलते हैं, मैंने आपको 2-3 उसकी बताई थी। एक मैंने आपको बताया था कि एक तो सिक्योरिटी की वजह से, दूसरा उसकी डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से, तीसरा स्पीड की वजह से। ये मैं स्पीड आपको मेंशन करना भूल गया। ये 3 मेजर फैक्टर थे जिस वजह से ब्लॉकचेन्स के कॉइन को लोग क्रिप्टो करेंसी समझना शुरू हो गए और उसमें लोग अपने सरमाया जो है वो फेंकना, जब सरमाया फेंकना शुरू हो गए तो उसकी वैल्यू बनना हो गई और वो करेंसी हो गया। तो स्पीड इटसेल्फ इज अ मैटर। रवायती हमारे बैंकिंग सेंटर से अगर यहां से आपने पैसा भेजना है किसी दुनिया के दूसरे कोने में, तो इस वक्त जितनी भी रवायती हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है, इवन जो मुझे गूगल, आप जो मेरी वीडियो वॉच करें, इस पे जो मेरी अर्निंग होती है वो अर्निंग मेरे बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते होते 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो ये प्रोसेस इंस्टेंट, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसमें इंफॉर्मेशन, डिजिटल इंफॉर्मेशन, इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस होती है। तो ये 3 ऐसे फैक्टर्स थे, सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और स्पीड। इस वजह से लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि वैल्यूएबल हो सकती है, उसमें अपना सरमाया इन्वेस्ट करना शुरू हो गए। उम्मीद है कि आपको फर्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन यानी बिटकॉइन के हवाले से भी थोड़ी सी बेसिक समझ आ गई होगी, और सेकंड जनरेशन ब्लॉकचेन जिसमें इथेरियम और उसके मुकाबल जितने प्रोजेक्ट्स आपको ब्लॉकचेन्स नजर आ रहे हैं उनकी सारी समझ आ गई होगी। फिर मैंने आपको बताया कि सेकंड जनरेशन ब्लॉकचेन एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ब्लॉकचेन्स होती हैं, यानी उन ब्लॉकचेन के ऊपर जो और टोकन्स लॉन्च होते हैं वो अपना डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन भी इनके ब्लॉकचेन पे महफूज करते हैं, और वो ब्लॉकचेन जो है सेकंड जनरेशन ब्लॉकचेन उनसे अपने टोकन की गैस फीस चार्ज करती है। जैसे इथेरियम के ऊपर अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, उसके यूजर अगर इथेरियम में अपना डाटा सेव करते हैं तो उस डाटे की वो गैस फीस पे करते हैं इथेरियम की सूरत में। तो इस तरह ये जो सेकंड जनरेशन ब्लॉकचेन्स हैं वो गैस फीस के जरिए अपनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अच्छा, अब इस वक्त गुंजाइश है कि मार्केट में एक तीसरा, थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन भी आए। अब ये थर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि पहली जो जनरेशन की ब्लॉकचेन थी उसमें कमी थी कि उसके ऊपर सिर्फ बीटीसी का डाटा ही, बिटकॉइन का डाटा ही सेव होता था। तो उसको एडवांस करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सेकंड जनरेशन कर दिया गया कि उसमें ना सिर्फ इथेरियम का बल्कि इथेरियम के ऊपर लॉन्च होने वाले जो टोकन्स हैं उनका डाटा भी उसमें महफूज हो सकता है। अब जो तीसरी जनरेशन के ब्लॉकचेन जिनकी इस वक्त जरूरत है और जिसकी इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में कमी है, वो है कि ये ब्लॉकचेन्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करती हैं। इनकी इंटरऑपरेबिलिटी, यानी एक ब्लॉकचेन दूसरी ब्लॉकचेन के साथ, मेरे पास इथेरियम पड़ा है, अगर मैंने इथेरियम की जो वैल्यू उधर ट्रांसफर करनी है तो वहां पे मुझे पेज टोकन मिलते हैं। और आने वाले वक्तों में जब हम कोई ऐसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे कि वो इंटर ऑपरेबल हो, इसको मिसाल के तौर पर आपके पास अगर किसी एक बैंक, आपके पास एचबीएल में फंड्स पड़े हैं, आपने अगर फंड्स भेजने हैं
एमसीबी में या स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, तो आप उसका बैंक अकाउंट लेते हैं, उसके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, क्योंकि ये सारे बैंक्स आपस में लिंक्ड हैं, ये इंटर ऑपरेबल हैं। अभी तक सेकंड जनरेशन तक ब्लॉकचेन्स जो हैं वो आपस में इंटर ऑपरेबल नहीं है। अब थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन्स ने आना है, और मेरे दोस्तों भाइयों, जब आना है तो उस बिग अपॉर्चुनिटी को आपने मिस नहीं करना। और थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन्स, ये जो कमी रह गई है सेकंड जनरेशन ब्लॉकचेन में, कि ये सारी ब्लॉकचेन, ये सारी टेक्नोलॉजीज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करती हैं, और अगर वो कोई ब्रिजेस बना के कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें हैकिंग के चांसेस जो है वो, उसमें लूप होल रह जाता है, जिसकी वजह से हैकिंग हो जाती है। तो थर्ड जनरेशन मेरे नॉलेज में नहीं है, शायद ऑलरेडी कोई थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हो। अगर आप लोगों को इस हवाले से इंफॉर्मेशन है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे साथ मेंशन करिएगा, मैं इंशाल्लाह लाजमी आपसे लर्न करूंगा और सारे दूसरे दोस्तों के साथ भी ये शेयर करूंगा। मेरा ख्याल है इस वीडियो में यहीं तक इंफॉर्मेशन रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ कंसेंसस के बारे में आपको बताऊंगा कि मार्केट में कितने किस्म के कंसेंसस है क्रिप्टो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले से, ये कंसेंसस एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, ये सारी चीज उसके हवाले से जो बेसिक इंफॉर्मेशन है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए फिर मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।